Hello, good morning students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to teach here chemistry. देखो हुआ अभी तक हम लोग लेक्चर वन जस्ट अब फिनिश किए हैं, ठीक है ना। मतलब प्रीवियस क्लासेस में आपका लेक्चर वन कंप्लीट हो चुका है पूरा बढ़िया से, ठीक है ना। अब देखो हुआ उसमें अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब इतने सारे क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे उतना ही तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। ये 12th का फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगा और तुम्हारा पीछे का जो 11th वाला वो भी पोर्शन तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो इसलिए अब इसके जितने भी न्यूमेरिकल मतलब बना सकते हो उतने बनाओ, ठीक है ना। जितना तो हम दे रहे हैं उतना तो डेफिनेटली बनाओ। उसके बाद और भी अगर एक्स्ट्रा बुक कवर करना चाहते हो तो उसे कवर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी साइड बुक पढ़ो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी प्लीज उसे कवर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी को कवर करने से ना होता क्या है ना, मतलब पूरा ब्रॉड तुमको समझ में आ जाएगा कि इतना इतना कवर करना है, ये नहीं कवर करना है, ठीक है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें आप लोग, ठीक है ना। फुल फोकस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में करवाते हैं ये लोग बेसिक से लेकर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चन होता है, और इसी के मीन में आपका एनसीईआरटी आता है। देखो एनसीईआरटी करता क्या है ना, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, एक जगह मर्ज कर देता है एक क्वेश्चन में। तो एनसीईआरटी के जब जाहिर सी बात है ये क्वेश्चंस करोगे बुआ तो उसमें टाइम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन को क्या करता है वो मर्ज कर देता है। अब जब मर्ज करने का तो टाइम टेकिंग लगेगा ही। और दूसरी बात बुआ, आप लोग को लग रहा होगा क्या, जो यहाँ पे जो लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना, ये बहुत मोटा लेंथ होते जा रहा है, मतलब कि अभी 15 20 30 पेज के करीब में हम लोग सॉल्व कर चुके, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन हम निकाल दे। देखो अगर एक कॉपी है, ठीक है ना, अगर मान लो एक नोटबुक है तुम्हारे पास, ठीक है ना, जैसे देखो बुआ एक नोटबुक अगर मान लो यहाँ पर ये तुम्हारे पास एक नोटबुक है, ठीक है ना, मान लो सपोज दैट ये तुम्हारा नोटबुक है, तो इसको दो पार्ट में बांट दो, ठीक है ना। एक कॉपी मतलब वही 50 मतलब 70 to 80 पेज का लेना और उसको दो पार्ट में बांट दो, ठीक है ना। वो अब जब दो पार्ट में बांट दोगे तो इधर क्या करोगे, जो क्लास में जो करवाया जाता है फर्स्ट पार्ट में, क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो भी थ्योरी जाता है उसको फर्स्ट पार्ट में कर लो। और जो भी होमवर्क के तौर में या डीपीपी या जो भी प्रैक्टिस सीट मिलते हैं उसे तुम क्या करोगे, सेकेंड पार्ट में कवर कर लो, ठीक है ना। टॉपिक दो उसका उसका एचडब्ल्यू सॉल्व करने लगो, ठीक है ना। और ये सेकेंड पार्ट में। अब देखो इससे क्या होगा ना हुआ, तुम्हारा एक ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा बोर्ड के लिए एक मटेरियल तैयार हो गया, ठीक है ना, जिसको तुम फास्टली रिवाइज कर लोगे। मुश्किल से 62 मतलब 50 to 60 पेज का ये नोट्स बन जाएगा। और इधर तुम्हारा 50 to 60 या मान लो 70 भी हो जाए तो इधर तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तुम्हारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों को मर्ज कर दोगे तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव के लिए भी हो जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड तरीके से अब जो बोलेगे जो बच्चे कर चुके हो तो वो छोड़ दो, इस चैप्टर को एज यूजुअल कर लो, ठीक है ना, जो जैसे कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर से कोशिश करना जो हर चैप्टर का ना हाफ पार्ट ले लेना, ठीक है ना। एक साइड न्यूमेरिकल करना, सेकंड साइड में क्या करोगे होगा, सॉरी फर्स्ट साइड में तुम यहाँ पे क्या करोगे, थ्योरी कर लोगे, और सेकंड साइड में सेकंड पार्ट में क्या कर लोगे, आप न्यूमेरिकल कर लोगे। अब देखो आज का हमारा जो लेक्चर है, आज जो हम लेक्चर जो कवर करने वाले हैं वो आप देखोगे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा 0 नंबर 2 और उसका हम पार्ट 1 कवर करने वाले। कितना कवर करने वाले, वो पार्ट 1। ये तुम्हारा लेक्चर नंबर पार्ट 1 है 0 2 का। चैप्टर नंबर हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, ये तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा। चैप्टर नंबर सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर जब सॉल्यूशन चल रहा है बोला, चैप्टर कौन सा चल रहा है, तुम्हारा सॉल्यूशन चल रहा है। और लेक्चर नंबर तुम्हारा कौन सा है, वो 0। अब देखो इस लेक्चर का नाम है बुआ, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो इसके देख ले बुआ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ, क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देखेंगे। दूसरा नंबर में टॉपिक देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है ना, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, HYDROGEN, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखो भाई ये क्यों पढ़ना, देखो भाई इससे क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो वो पिछले ही क्लास में हमने सोचा था क्या, जो वहां पर हम लोग पढ़ा देंगे तुमको स्ट्रेंथ, लेकिन वहां पर हम कवर नहीं कर पाए थे। तो अब स्ट्रेंथ हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बुआ, स्ट्रेंथ पहले जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अब हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ क्या होता है, क्या डालेंगे बुआ, हेडिंग स्ट्रेंथ। इसको मिटा देते हैं, लेक्चर नंबर 02 का पार्ट 1 है, इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना बुआ। उसके बाद इस लेक्चर के बाद आपको न्यूमेरिकल का सीट मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का, ठीक है ना, दोनों कंबाइन कर दिए क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन टर्म ही है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड लेवल वाला अब ये पढ़ने वाले हैं। चलो अब स्ट्रेंथ लिख के डाल दो, ठीक है ना, वहां निकालो जल्दी से, स्ट्रेंथ लिख के डैश दोगे बुआ। अब देखो स्ट्रेंथ होता क्या है, ठीक है ना, एकदम आसान है, ठीक है ना। इसको टॉपिक नंबर 1 दे दो, आज के लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1 स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना, जैसे देखो स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे वेट
वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ये किस में रहना चाहिए, ग्राम में रहना चाहिए, जी फॉर ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ, weight of solute weight of solute in gram present in volume of solution, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखो, या ऐसे लिखोगे वो ऐसे, इसको दूसरी तरह लिख लो, वेट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कितना प्रेजेंट होता है वो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ ग्राम, यहाँ क्या लिखोगे, वेट मतलब वेट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलो भाई देखो, अब इसको हम लोग फॉर्मूला से कैसे लिखेंगे, देखो अब स्ट्रेंथ को हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एस लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ। इसको क्या कहेंगे, ठीक है ना, वेट, WT से लिखते हैं, वेट किसका, सॉल्यूट का। यहाँ पे क्या ब्रैकेट में लिख सकते हो, सॉल्यूट का, समझ में आया ना बुआ। और V सॉल्यूशन किसका, V सॉल्यूशन किसका होगा, ये लीटर में, किसमें लिखोगे, LITRE में। यही तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, समझ में आया ना। क्या आया फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट, W भी लिख सकते हो, WT वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, और पर लीटर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन, तो यही होगा। इसको एग्जांपल ले लेते हैं, देखो अगर मान लो अगर 2 ग्राम, ठीक है ना, 2 ग्राम प्रेजेंट है, 2 ग्राम प्रेजेंट है बुआ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो अब इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, ठीक है ना। 2 ग्राम प्रेजेंट है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो निकालते हैं बुआ, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दिया हुआ, इसको केवल कन्वर्ट करोगे, ये जो 500 ml जो है, ये जो 500 ml हुआ, इसको कन्वर्ट करोगे लीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मतलब 500 ऐसे डिवाइड कर दोगे, 500 डिवाइडेड बाई 1000, और यहाँ पे लीटर आ जाएगा, तो क्या होगा 1/2 लीटर, बोलो बात सही कि नहीं। तो जब इसका स्ट्रेंथ निकालोगे बउआ, तो वेट ऑफ कितना, 2 ग्राम दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1/2 लीटर, समझ में आया। ये 2 ऊपर चला देखो तो क्या होगा, 4 ग्राम पर लीटर। ये जो तुम्हारा आया बउआ 4 ग्राम पर लीटर, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ हो गया उस सॉल्यूशन का, क्या हुआ, स्ट्रेंथ हो गया इस सॉल्यूशन का, कितना आया, 4 ग्राम पर लीटर आपका स्ट्रेंथ हो जाता है उस सॉल्यूशन का। चलो बुआ, अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ये तो हमने क्लियर कर लिया, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर एक और चीज हम इसमें देखेंगे, नॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट में इसका इक्वेशन, आप जल्दी नोट करिए बुआ उसको, चलो नोट कर लिए होइएगा बुआ। चलिए अब देखो, हम नॉर्मली स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो अब स्ट्रेंथ जो आ गया, अब नॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट में इसका हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद रखना हुआ, इसमें बहुत आसान है, क्या ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना स्ट्रेंथ होगा। अब देखो हुआ नॉर्मलिटी, ठीक है ना, नॉर्मलिटी एक हम लोग क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है ना, डेरिवेशन बार बार हम लोग क्या करेंगे, कभी नॉर्मलिटी दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल, दैट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू लिख सकते हो तुम, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मोल फैक्टर, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, एन डैश लिख दे तो ठीक है ना। दूसरा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है बुआ, एन इज इक्वल टू क्या होता है ना बुआ, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वी सॉल्यूशन। अब देखो बुआ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वी सॉल्यूशन, देखो वी सॉल्यूशन यहाँ मिल गया, ऊपर में कैसे भी ग्राम अगर लिया तो मेरा बात तो बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर केवल वेट लिया तो हो जाएगा, बात बन जाएगा। तो अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला से हमें कोई जरूरत नहीं है, इसे काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, उससे भी निकल जाता है। लेकिन अभी आसानी से इससे देखो कितना है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ये होता है। अब देखो हुआ ग्राम इक्विवेलेंट को तुम क्या लिख सकते हो, ग्राम यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट को तुम लिख सकते हो ना, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर, ये इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट क्या लिख सकते हो ना, ये मोलारिटी में पढ़े थे। तो गिवन वेट देखो यहाँ पे ग्राम, जी फॉर ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो अब देखो इस वाले वैल्यू की जगह पे हम इसी ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम इतना पुट कर सकते हैं। तो अब नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा बउआ, वो आपका आ जाएगा तुम्हारे पास गिवन वेट, देखो गिवन वेट यहाँ पे चेक करोगे बउआ, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, समझ में है ना, और नीचे में क्या होगा वी सॉल्यूशन, और ये लीटर में रहता है, याद रखिएगा वो नॉर्मलिटी क्या होता है, लीटर में रहता है।
तो अब देखो जब इसको इक्वेट करोगे तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट, ये वाला बंदा नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे देखो चलो इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे हुआ वी सॉल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या वी सॉल्यूशन और ये लीटर में रहेगा, समझ में ना, वी सॉल्यूशन और ये लीटर में रहेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हुआ तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड में इक्विवेलेंट वेट, ये हुआ फॉर्मूला, समझ में आया। अब देखो हुआ एक्चुअली में डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, हुआ मास बाय वॉल्यूम होता है या वेट बाय वॉल्यूम होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, बोलो बात सही है कि नहीं। तो डेंसिटी तुम्हारा क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम आ गया। अब कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो आता है ना इसका कोई ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली तो ये तो मोल है, मोल का क्या होता है जी बाई जी कैंसिल हो गया, मतलब अगर ये केजी में होगा तो नीचे भी केजी में, ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, समझ में आया। मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि जी से जी कैंसिल हो जाता है, केजी से केजी कैंसिल हो जाता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो जो यूनिट होगा तो वो वॉल्यूम वाला यूनिट होगा ना, जो इसका यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। तो अब देखो हमने यहाँ पर ये डी इक्वल टू ये लिख सकते हैं, तो क्या देखो यहाँ पर तुमको ये ऐसा दिख रहा है क्या कहीं पे, तो यहाँ पर देखो वो ये वाला पोर्शन की जगह क्या तुम डेंसिटी लिख सकते हो, डेंसिटी लिख सकते हैं भैया। तो अब देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, डेंसिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेंसिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेंसिटी और डिवाइडेड बाई, डेंसिटी हो गया डिवाइडेड बाई क्या होगा तुम्हारा, ये तो पूरा ये लीटर वाला ही कवर कर लेता है ये ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट, बोलो बात सही कि नहीं। अब इस फॉर्मूले से डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, बहुत काम का चीज है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, डी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। अब डेंसिटी इज इक्वल टू एक चीज और तुम देख सकते हो, मोलारिटी, नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हो, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन डैश, एन डैश मतलब एन फैक्टर, इंटू में तुम क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट। क्या समझ में आया, मतलब तुमको अगर मोलारिटी से भी तुम डेंसिटी निकाल सकते हो, मोलारिटी से भी डेंसिटी निकाल सकते हो अगर उसका एन फैक्टर पता हो तो, एन डैश है वो, और यहाँ पर क्या होगा नॉर्मलिटी से, ठीक है, नॉर्मलिटी से भी तुम डेंसिटी निकाल सकते हो, है ना, बहुत काम की चीज। तो दोनों फॉर्मूला का तुम्हारा डेरिवेशन आ गया, और यहाँ पर बहुत, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करिए, फिर इसको मिटा के एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए बुआ मिटाते हैं इसको, चलिए। अब देखिए बुआ हमारे पास अब ये डेरिवेशन हमारा खत्म हो गया, हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है ना, एक ही फार्मूला याद रखो, ऊपर वाला, नीचे वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाए, क्योंकि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एम इनटू एन फैक्टर पता है। चलो तो हमारे पास फार्मूला भैया क्या है, हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है नॉर्मलिटी, देखो नॉर्मलिटी सॉरी क्या था हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, नॉर्मलिटी इनटू क्या था, इक्विवेलेंट वेट। अब सोचो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, ठीक है ना, अब देखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में एन फैक्टर, बताइए। तो अब देखो तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है 49 ग्राम, ध्यान सुनो 49 ग्राम, अब देखो हुआ 49 ग्राम 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है ना, 49 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, और तुमसे पूछ रहा है बउआ 49 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, और V सॉल्यूशन दिया हुआ है, V 49 ग्राम एन फैक्टर दिया हुआ है, और V सॉल्यूशन तुमको दिया हुआ है कितना दे दिया हुआ है, V सॉल्यूशन 1 लीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है बउआ। तो अब तुमसे पूछ रहा है V सॉल्यूशन कितना 49 ग्राम H2SO4, और V सॉल्यूशन तुमको 1 लीटर दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहा है भैया इसका डेंसिटी बताइए, डेंसिटी क्या होगा, ठीक है ना, V सॉल्यूशन उसको देगा, ठीक है ना। अब देखो हुआ या नॉर्मलिटी दे दे, ठीक है ना, ये ना दे के डायरेक्टली नॉर्मलिटी दे दे। तो अब देखो तुम सबसे पहले क्या निकालोगे, नॉर्मलिटी से पता होना चाहिए, नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, नॉर्मलिटी और क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी देखो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बुआ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है बुआ तुम्हारा, V सॉल्यूशन, बोलो बात सही है कि नहीं। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, अब देखो बुआ ये फार्मूला हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला है हमारे पास, गिवन वेट, ठीक है ना बुआ, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, समझ में आ रहा है ना बात। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, ध्यान दो बुआ, इक्विवेलेंट वेट गिवन वेट अपॉन में एन फैक्टर, बोलो बात सही कि नहीं, एन फैक्टर ये आता है। तो एक निकालो ऑटोमेटिक समय पुट करते चले जाओगे, देखो वो अब यहां पर देखोगे, अब यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितना दिया, इक्विवेलेंट सॉरी गिवन वेट कितना 49 ग्राम, 49 ग्राम। अब देखो हुआ 49 ग्राम और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट होगा वो यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट अपन में एन फैक्टर 1 मिनट।
चलिए वो यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट या मॉलिक्यूलर वेट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होता है वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट अपन एन फैक्टर। तो अब यहाँ 49 ग्राम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट अपन एन फैक्टर। तो अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का, तो H2SO4 का जब निकालोगे वो तो तुम्हारा 98 ग्राम आएगा। कितना आएगा, इसका जब वेट निकालोगे तो 98 ग्राम पर मोल आता है। तो अब देखो 98 ग्राम पुट कर दो वहां पे, 98 ग्राम का वो हाइड्रोजन H प्लस, इसके एन फैक्टर कितना होगा, 2H2 है तो 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वो 49 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा तुम्हारी इक्विवेलेंट वेट 49 ग्राम। इसमें पुट कर दो, गिवन वेट कितना दिया हुआ, गिवन वेट 49 ही दिया हुआ, चलो बहुत बहुत अच्छा है। डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ तुमको 49, ठीक है ना। ये भी ग्राम ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो तो अब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वो, देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, समझ में आया ना। सॉरी नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिखोगे 1, क्योंकि 1 आया है। अब वहां पर v सॉल्यूशन, ठीक है ना, v सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है तुम्हारा, v सॉल्यूशन 1, तो मतलब नॉर्मलिटी कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली 1 नॉर्मलिटी आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी 1 नॉर्मलिटी आ गया। तो अब नॉर्मलिटी तुम्हें आ गया ना 1। अब जब चेक करो, अब हमको डेंसिटी निकालना है, क्या निकालना है आपको, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, हम सब चीज कैलकुलेट कर, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। चलो ये फार्मूला है, न्यू नहीं पढ़ना होगा, न्यू की तरह दिख रहा है। नॉर्मलिटी इनटू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ, नॉर्मलिटी तो हमें 1 दिया हुआ, इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ 49 ग्राम दिया हुआ है, समझ में है, 49 ग्राम दिया हुआ है। अब देखो वो 49 ग्राम, तो अब यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा वो आपका 1 इंटू 49 ग्राम, तो कितना होगा 49 ग्राम, मतलब जो भी होगा इसका यूनिट 49 ग्राम पर ml आ जाएगा, 49 ग्राम पर ml होगा, ठीक है ना। चेक कर लोगे, यूनिट भी कन्वर्जन चेक कर लोगे। तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया, डेंसिटी इक्वल टू 49 ग्राम पर ml। यहाँ पे समझ में आया, बढ़िया से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो बुआ क्या किए हमने 49 ग्राम, तो सबसे पहले नॉर्मलिटी निकाली, नॉर्मलिटी बस जस्ट पीछे जो पढ़े थे उसी के अनुसार हमने नॉर्मलिटी निकाली है। अब इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ग्राम में होता है, तो ग्राम में डाल दिए, तो इतना क्या आ जाएगा 49 ग्राम पर, यहाँ पे इतना आ गया, ये तुम्हारा डेंसिटी हो गया। देखो बुआ यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, अगर ये तुम यूनिट लिखे हो, ठीक है ना, अगर तुम कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पर ग्राम है ये ml है, तो एक्चुअली में इसको जब चेक करोगे, अब ये सही है कि गलत हम चेक करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली ये गलत है, ठीक है ना, क्यों गलत है, देखो हर बच्चा सोचता है क्या डेंसिटी इक्वल टू ग्राम पर ml होगा, पुट कर दो ग्राम पर ml निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये गलत होगा, कैसे होगा वो चेक करके बताते। देखो एक्चुअली तुम जब यहाँ पर जब डेरिवेशन किए थे, देखो डेरिवेशन किए थे, तो यहाँ पर ये एक्चुअली चल देते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन में वी सॉल्यूशन, बोलो बात सही है कि नहीं। तो वी सॉल्यूशन तुमने क्या लिया था, लीटर में लिया था, तो यही वाला वी यहीं पर इक्विवेलेंट वेट को हम लोग फिर इसको नॉर्मलिटी को तोड़े थे, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या था तुम्हारा बुआ, तुम्हारा था बुआ क्या था, गिवन मतलब क्या था तुम्हारा, गिवन वेट अपॉन में क्या था, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वी सॉल्यूशन, और वी सॉल्यूशन तुम्हारा लीटर में था ना बुआ। तो ये वाला जो क्वांटिटी जो हमने लिया था, ठीक है ना, ये वाला जो क्वांटिटी हमने लिया था, तो ये तो लीटर में था, इसका क्वांटिटी देखो, इसका हम लोग वेट, इसका वेट हम लेते हो, हम देखो अगर मोल लेते हो, ध्यान सुनो, मोल लेते हो, तो अगर गिवन वेट मतलब अगर मान लो कितना होगा 2 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट मान लो पानी का कितना होगा 18 ग्राम, तो जी से जी कैंसिल हो जाता है, तो मोल का तो कोई यूनिट तो नहीं होता है, समझ में ना। तो इसको तो एक और फॉर्म से 1 kg बाई पर 9 kg भी तो लिख सकते हो ना, समझ में आ रहा है ना बात। तो मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन वी सॉल्यूशन का तो यूनिट है, तो वी सॉल्यूशन का यूनिट क्या है तुम्हारा, लीटर है, लीटर है। तो यहाँ पर क्या होगा 49 ग्राम पर लीटर होगा, इस चीज को याद रखिएगा पूरा। तो कभी भी फंसो ना तो डेरिवेशन पे चले जाओ, ठीक है ना, डेरिवेशन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पूरा तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम यहाँ पर ग्राम लिए हो, अगर मान लो हम इसी को यहीं पर हम केजी कर दें, यहाँ पर तुम्हारा नॉर्मलिटी कितना 49 ग्राम पर लीटर आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट अगर केजी में रहता तो इतना केजी पर लीटर हो जाता, समझ में आया ना बात। तो देखो बहुत जब न्यूमेरिकल पूछेगा ना, तो तुमको यहाँ पे ml एक जरूर न जरूर एक ऑप्शन में ml देता है, ताकि बच्चा को कंफ्यूज होके खट से वो टिक करे और वो गलत। ये माइनर छोटा छोटा चीज डेरिवेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और सोचो ये सब कैसे क्लियर होता हुआ, मोर एंड मोर प्रैक्टिस जब करोगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतने तुम्हारा क्या होता है ना, माइंड ब्रॉड हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना होगा, देखो 50% देखो, अगर मान लो जो थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, जो भी थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी क्या केवल 40, अगर तुमको लगेगा थ्योरी 100% पढ़े हो, तो उस चैप्टर पे तुम्हारा केवल 40% कमांड है, इसी को याद रखना। अगर तुम न्यूमेरिकल किए हुए हो, ठीक है ना, न्यूमेरिकल किए हो, तो उसका तुम्हारा पूरा 40% कमांड हो गया, कितना हो गया टोटल 80, अब 20% क्या हुआ, ये 20% तुम्हारा रिवीजन पे जाता है हुआ।
तुम्हारे माइंड में कितना रहता है, हो गया ना 100%। तो अगर 100% रिजल्ट अचीव करना है तो क्या करोगे, 40% मतलब थ्योरी तुम्हारा पूरा जितना क्लास में करवाया गया तो उस थ्योरी पे तुम्हारा क्या हो गया, हुआ 40% कमांड हो गया। अब तुमको जो न्यूमेरिकल है, जो तुम खुद से 100 मतलब मिनिमम क्वेश्चन 100 प्लस करोगे ये वन चैप्टर से। जैसे सॉल्यूशन हो गया तो इसमें से कम 200 प्लस क्वेश्चंस करोगे। देखो क्वेश्चन इजी इजी हो, ज्यादा हार्ड नहीं होते क्वेश्चन, ठीक है ना। बस तुमने पैटर्न मुश्किल से थ्योरी देखोगे तो मतलब 20 से 25 थ्योरी है, ठीक है ना। इसमें जो फार्मूला भी देखोगे तो मुश्किल से देखोगे वो 15 से 20 है, मतलब 20 है। तो 20 फार्मूला से तुम अगर एक भी फार्मूला से 5-5 क्वेश्चन करोगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा मिनिमम। तो 5 क्वेश्चन करने से एक फार्मूला तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 100% आएगा। तो याद रखोगे अगर किसी भी चीज को अचीव करना, कोई बड़ा गोल है तो समझ मेहनत तो करना पड़ेगा। हम लोग थ्योरी क्या करते हैं, 40% कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना बुआ, और न्यूमेरिकल करते नहीं है। तो हमें लगता क्या है ना, बस हो गया 100% मेरा रिजल्ट आ गया, बोर्ड में भी इसी 40% से तुम अचीव कर लोगे। लेकिन रियलिटी तुम्हारी कमी कहाँ रह जाती है बुआ, देखो रियलिटी में तुम्हारा ये वाला पोर्शन कमी हो जाता है। और ये वाला जो पोर्शन कमेगा ना, अगर मान लो एग्जाम टाइम में 10% रिवीजन भी कर लेते हो, फिर भी तुम क्या होगा ना, 50% ही अचीव किए ना, समझ में आया ना। तो दैट्स व्हाई यू कुड नॉट क्वालिफाइड और द स्टूडेंट कुड नॉट क्वालिफाइड देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है तुम इसको फंडामेंटल को समझो, खुद पढ़ते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। चलो हुआ, ये नोट कर लिया होगा, या याद रखना ये ग्राम पर लीटर होता है। कैसे हुआ हमने चेक कर लिया। अब देखते हुआ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब सॉरी नेक्स्ट थ्योरी जो देखने वाले हैं, बहुत अच्छी थ्योरी है। चलो इसका केवल हमको थ्योरी आज पढ़ेंगे, इस न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब कि लेक्चर में करने वाले हैं। थ्योरी पढ़ लेते हैं इस लेक्चर में। देखो अब हमको ये डेफिनेशन मतलब क्या है, नेक्स्ट दूसरा नंबर में टॉपिक है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 को क्या पढ़ते हैं, पानी नहीं बोले, वाटर नहीं बोलेंगे हुआ, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। चलो बुआ, अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है तो इसको सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें एक्चुअली इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, ये होता क्या है, डेफिनेशन में क्या ये कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो देखो बुआ, इसमें क्या अदर मार्कर से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो बुआ, इसमें बोलते हैं क्या, वॉल्यूम, ठीक है ना। देखो बुआ ध्यान समझोगे, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑब्टेन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन बाय the decomposition volume of oxygen obtained by the decomposition of 1 unit मतलब या unit volume of hydrogen peroxide, unit volume of hydrogen peroxide, unit volume of hydrogen peroxide। तो अब देखो वो इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है क्या, इस डेफिनेशन का मतलब समझो। मतलब कि अगर मान ले 1 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम ले ले किसका, 1 यूनिट वॉल्यूम ले ले हम लोग H2O2 का, किसका ले ले H2O2 का। तो ये कितना, ठीक है ना, मतलब वाट अमाउंट x, मतलब कुछ भी ले लो, ठीक है ना, ये x ml मतलब x यूनिट ml, x यूनिट मतलब x यूनिट वॉल्यूम ले लो, कितना वॉल्यूम O2 का बनेगा, समझ में आया ना। तो देखो इसका मतलब क्या होता है ना, एक यूनिट वॉल्यूम को जब डिकम्पोज करेंगे तो O2 कितना बनेगा, यही आपसे पूछ रहा है, इसका डेफिनेशन का मतलब होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ये समझ में, ये पूछ क्या रहा है। अब देखो सबसे पहले ये रिलेशन कैसे होगा, अब इसका यूजेस कहाँ पढ़ने वाले आपको, इसका यूजेस कहाँ पर, इससे तुम क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो, तो उनके बारे में देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम, देखो हम डायरेक्शन बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखो इसमें क्या क्या चीज तुमको मिलेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो ये एक पोर्शन हुआ, इससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, तुमको इससे रिलेशन आना चाहिए, मतलब रिलेशन मोलारिटी किसमें आना चाहिए, मोलारिटी में तुम्हारा रिलेशन आना चाहिए पहला, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, दोनों एरो है मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। दूसरा तुम्हारे पास रिलेशन क्या आना चाहिए हुआ, इसमें देखोगे मतलब कि डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी हम लोग सीरियल नंबर वाइज देखेंगे। पहला क्या होता है डेंसिटी, पहला देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 से रिलेशन हमको क्या पता करना होगा, मोलारिटी। दूसरा हमको डेंसिटी। तीसरा जो हमें करना पड़ेगा बउआ, हमको करना पड़ेगा, दिख रहा होगा आपको, नॉर्मालिटी। क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मालिटी, ठीक है ना, क्या हमें पढ़ना होगा, नॉर्मालिटी। फोर्थ नंबर जो हम लोग करेंगे बउआ, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलोगे, क्या होगा यहाँ पे, क्या मोलारिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, नॉर्मालिटी हो गया। अब हम लोग को फोर्थ नंबर में हम लोग करेंगे ना स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ अभी आ गया ना,
अभी ना हमने पढ़ा है स्ट्रेंथ। और फोर्थ नंबर जो हम इसका रिलेशन, फिफ्थ नंबर जो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आया? ये 5 रिलेशन, मतलब इसको टॉपिक में तुम इसको एरो देके ऐसे लिख सकते हो, रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन ऑफ, ये टॉपिक लिखना होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, रिलेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 विथ, किसके साथ? नॉर्मालिटी के साथ, मोलारिटी के साथ, ठीक है ना, स्ट्रेंथ के साथ, डेंसिटी के साथ, W/V परसेंटेज के साथ। इन सिचुएशन, ये हेडिंग डालोगे, ठीक है ना, हम हेडिंग छूट गया है मेरा, ठीक है ना, ये हेडिंग डालोगे और ये इसको इस प्रकार से बना लो, ठीक है ना। अब तो इसको बनाओगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें अभी भी हम 5 फॉर्मूले यहाँ से फिर डिराइव करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लोगे जल्दी से, 2 मिनट के अंदर नोट करो इसे बुआ। चलो वैसे आप लिख लिए होंगे, अब इसको हम ओमिट करते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसे, ठीक है ना, वी शुड इरेज इट। चलिए बुआ, अब देखोगे इसकी कहानी, इसकी कहानी थोड़ा सा देखते हैं। चलो बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। चलो बुआ, अब हमको, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये रिलेशन जो हम निकाले थे, अब देखो एक्चुअली में हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए क्या था, उसको चीज को ध्यान दोगे। हमको एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था अभी, हमें क्या था, मतलब कि ऊपर में भी देखा था, जैसे कि अगर यहाँ पर हमने क्या देखा था बुआ, मतलब कि यहाँ पर अगर वन यूनिट जो था तुम्हारा, वन मतलब कि इसका 1 यूनिट वॉल्यूम H2O2 था, तो ये अगर मान लो 1 ये वॉल्यूम में था, ठीक है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम इसमें था, तो इसमें कितना निकलेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क था तुम्हारा ऑक्सीजन का, ये रिलेशन था ना। तो अब देखो होगा, हम लोग देखो यहाँ पर तुमको एक्चुअली में सबसे पहले देखते हैं, हम लोग कुछ मानते हैं, ठीक है, एक लेट अस एजम्पशन मानना होगा, ठीक है ना। तो अब मानो रिलेशन निकालना है, तो डेरिवेशन लिख दोगे, चलो डेरिवेशन लिख दोगे, डेरिवेशन लिख दोगे, चलो। अब देखो हम लोग मान लेते हैं लेट द वॉल्यूम, ठीक है ना, लेट द वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखो होगा, लेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बी 1 लीटर। हमने कितना माना हुआ, 1 लीटर। हम देखो लेट द वॉल्यूम ऑफ H2O2 बी 1 लीटर, हमने क्या माना, 1 लीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम बोल रहा है इसलिए हम लोग 1 लीटर माने, ठीक है ना। एमएल मत मानना वो, क्योंकि एमएल बहुत छोटा हो जाता है, फिर बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा, तो लीटर लो। तो यहाँ बनेगा तो एमएल से भी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब लीटर लो थोड़ा स्टैंडर्ड लो ना, क्योंकि देखो लीटर हो तो मोलारिटी निकालोगे, तो मोलारिटी निकालोगे तो वहां पर क्या होता है, मोल पर यूनिट लीटर, मतलब कि वहां पे क्या होता है, मोल पर लीटर, तो लीटर में फिर तुमको वहां पे मतलब कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लीटर लेते हैं। तो अब सोचो हुआ ये 1 इतना, तो वो अब देखो हुआ एक्चुअली में यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअली देखोगे 1 लीटर, यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा दिमाग लगाओ, इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर 1 लीटर ऑफ H2O2, देखो 1 लीटर ऑफ H2O2, ठीक है ना, जब H2O2 टूटेगा, डिकम्पोजेस, टूटेगी या टूटेगा, डिकम्पोजेस, DECOMPOSES, डिकम्पोजेस, ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ H2O2 डिकम्पोजेस, देन, ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ H2O2 डिकम्पोजेस, या ऐसे लिख सकते हो ना, 1 लीटर ऑफ H2O2 डिकम्पोज या प्रोड्यूस, डिकम्पोज, ये टूटेगा तो ना बनेगा, या प्रोड्यूस या बनता है, प्रोड्यूस, ठीक है ना। अब इसको, इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या वाई मान लेते हैं वाई, ठीक है ना, वाई लीटर, ध्यान से सुनो, वाई लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, या O2 लिख दो, वाई लीटर ऑफ O2। क्या समझ में आया होगा? यहाँ पर हमने 2 कॉन्सेप्ट को माना, थोड़ा वीडियो लेंथ लंबा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये 1 लीटर माना हमने H2O2, तो बना कितना, वाई लीटर तुम्हारा बना O2 का, समझ में आया होगा। तो अब जब वाई लीटर आ गया, तो तुम देखोगे अगर एक मोल निकालने का फॉर्मूला था अगर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में, तो गिवन वॉल्यूम, ठीक है ना, मतलब कि गिवन वॉल्यूम बाय क्या होगा, 22.4 लीटर, और याद रखोगे वो क्या होगा, एसटीपी पे और एनटीपी पे, ठीक है ना, क्या होगा, एसटीपी पे और एनटीपी पे। पहले जो डेफिनेशन लिखे होगा वहां पर कर देना एट एनटीपी, डेफिनेशन लिखे हो ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो हमने वहां पर लिखवाया था, ठीक है ना, क्या लिखवाया था वो अभी जस्ट लिखवाए थे, मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन, ठीक है ना, और प्रोड्यूस, ठीक है ना, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इतना तक लिखे। तो उसके बाद लगा दो एट एनटीपी ऑब्लिक एसटीपी। एनटीपी क्या होता है,
नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी एट एसटीपी, उस डेफिनेशन लगाओगे एट एनटीपी, जल्दी लगाओ एनटीपी और एसटीपी, समझ में आया ना, क्या लगाओगे एट एनटीपी और एसटीपी, मतलब ये एनटीपी और एसटीपी, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। चलो तो अब वहां पर वो लगाओगे, तो अब एनटीपी और एसटीपी पे ये जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनटीपी और एसटीपी पे होता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पे लगाना पड़ेगा। तो इतना होता है। अब सोचो वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम, ये जो फॉर्मूला है ये तो मोल निकालने का फॉर्मूला है, बोलो बात सही है कि नहीं। तो अब यहाँ पर जो मोल इसका जो आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि NO2 का, मतलब कि यहाँ पे N मतलब मोल ऑफ O2 क्या लिखोगे, वाई लीटर, ठीक है ना, वाई लीटर, तो लीटर का यूनिट देखो, लीटर है तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाता है, मोल में पता ही होगा 22.4, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या आ गया होगा, मोल निकल गया किसका, O2 का, समझ में आया ना। अब बहुत बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं ना, सर इतना जो आप डेरिवेशन करिएगा इसमें तो यहाँ पे देखो इसको मिटा देते होगा, ठीक है ना, इसको आप यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट आप इसको भी तो क्या कर सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब यहाँ पे H2O2 इसका भी तो मोल निकल गया ना, NH2O2, बोलिए बात सही है कि नहीं। हाँ बुआ ये तो बात सही है, इसका मोल निकल गया, बट ये जो आपको रिलेशन देना है ना, ये रिएक्शन के मतलब रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में देना है, मतलब कि अगर H2O2 1 यूनिट लिए तो ये इतना डिकम्पोज हुआ, तो अब जो ऑक्सीजन जो बना ना उसके कॉन्सेप्ट में मोल निकालना है किसका, याद रखोगे, मतलब ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ उसके कॉन्सेप्ट में मोल निकालना है इसका, समझ में, क्या फिर से बोलो, एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो ऑक्सीजन का जो मोल आया, सॉरी जो ऑक्सीजन का जो तुम्हारा वॉल्यूम आया या ऑक्सीजन का जो मोल आया उसके कॉन्सेप्ट में इसका मोल निकालिए या इसका वॉल्यूम निकालिए, समझ में ना। तो हमको मोल ही निकालना है, इसका भी मोल निकालना है। एक्चुअली हम अब जो डेरिवेशन करने वाले इसका मोल निकालने वाले, तो बोलोगे ये भी मोल है, हाँ ये मोल है, लेकिन ये बिफोर द रिएक्शन है, जब रिएक्शन नहीं किया होगा तब, रिएक्शन किया होगा तो उसके बाद इसका क्या मोल आएगा वो निकालना है, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। चलो बुआ अब इसको हम मिटाते हैं, तो ये तो हम जरूरत नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं क्रॉस कर, चाहे तुम इसको ऐसे भी लिख के इसको क्रॉस कर दोगे, इसको ऐसे लिख के और इसको क्रॉस कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि बिफोर द रिएक्शन है, ठीक है, और वो हमें क्या चाहिए, ऐसे लिख के हम इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास मोल निकल गया, अब यहाँ पर देखोगे अगर अब रिएक्शन लिखते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा वो उसको जब तुम डिकम्पोज करोगे, ठीक है ना, उसको जो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो डिकम्पोज होगा, वो क्या चीज में डिकम्पोज होता है, H2O प्लस में O2, ध्यान से देखते चलोगे, H2O प्लस में O2, ये इधर वाला है ये अलग है, ठीक है ना, वो अब देखो वो इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना 2 और 1 3 ऑक्सीजन। तो बुआ जब बैलेंसिंग करोगे तो रूल हमने पढ़ाया था, या आपके कोई जो भी टीचर होंगे पढ़ाए होंगे, ये जो है ये इवन नंबर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो इवन ऑड का सम हमेशा क्या होगा बुआ, ऑड ही होगा, तो इसको तुम इवन करोगे, तो इसको इवन करने के लिए तुम क्या करोगे बुआ, इसके पहले तुमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये वाला बंदा जो होगा ये तुम्हारा इवन हो गया, मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर अब देखो बुआ इसमें क्या होगा, ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी होगा, इसका 2 इसका 2 इसका 1, इसका कहने का मतलब ये 2 मोल, यहाँ पर ध्यान से 2 मोल अगर H2O2 लोगे तो कितना होगा बुआ, 2 मोल तुम्हारा वाटर बनेगा प्लस तुम्हारा 1 मोल तुम्हारा क्या बनेगा बुआ, ऑक्सीजन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको रिलेशन किसके, जब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर हो गया तो बोला क्या, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोला, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब तुमको रिलेशन इसके और इसके बीच में निकालना है, इस वाले और इस वाले बंदे के बीच में निकालना है, समझ में आया ना रिलेशन, इस वाटर से तुमको कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा बुआ, जो डेफिनेशन पढ़े हैं ना उसी के अकॉर्डिंग चलो। तो अब तुमको क्या होगा ना, 2 मोल ऑफ H2O2, 2 मोल जब H2O2 को तुम डिकम्पोज करोगे तो 1 मोल तुम्हारा ऑक्सीजन बनेगा, समझ में आया ना बुआ। तो इसको हम दूसरे ढंग से ये लिख सकते हैं, इसको दूसरे ढंग से हम क्या लिख सकते हैं बुआ, ठीक है ना, देखो यहाँ पे 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल नाउ, अब यहाँ पर लिखोगे रिलेशन हमको पता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस आफ्टर decomposition of 2 mole of H2O2, क्या यहाँ तक समझ में आया हुआ, हाइड्रोजन पढ़ो, अगर एक इधर हुआ इसमें क्या होगा ना, 2 मोल जब ये टूटेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा, तो दूसरे भाषा में भी इसे कह सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा जब 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट मतलब ब्रेक करेगा या डिकम्पोज करेगा, समझ में आया। तो अब हम इसको देखो, ये ऐसे था रिएक्शन, तुमको ये ऐसे था, हमको इसका मोल निकालना था, ठीक है ना, तो एक्चुअली में जब ये इसका इतना मतलब मोल दिया होगा तो हम इसको रिवर्स कर दिए, तो पहले O2 वाला ले लिए, फिर यहाँ पे तो O2 के पहले 1 मोल फिर वहां पर क्या 2 मोल। तो अब देखो भाई इसमें 1 मोल था, तो एक्चुअली में इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखो, ठीक है ना, 1 मोल
O2 जब डिकम्पोज करेगा तो 2 मोल क्या बनेगा तुम्हारा H2O2। बोलो बात सही है कि नहीं। अब इसमें क्या करो, कितना मोल तुम्हारा है यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो y बाई क्या लिखोगे। अब देखो भाई इसको 1 को इतना से देखो y बाई कितना होगा 22.4, ठीक है 22.4 लीटर नहीं लिखोगे क्योंकि मोल में मोल ऑफ मोल O2। तो अब देखो भाई एक्चुअली में ये 1 से इतना क्वांटिटी को यहाँ पे 1 मोल कुछ नहीं था, 1 मोल को इतना से मल्टीप्लाई करो तो इतना उधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा। 1 मिनट हुआ देखो, ओफो थोड़ा सा कट जाएगा ना पूरा। चलो तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या लिखोगे पूरा y इधर भी मल्टीप्लाई करोगे y बाई 22.4 लीटर 22.4 मोल इंटू 2 H2O2, ठीक है ना H2O2। तो ये 2 से जब काटोगे तो क्या होगा वो 11.4 से कट जाएगा, 11.2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक्चुअली में कितना आएगा, ये जो क्वांटिटी H2O2 का आया होगा वो तुम्हारे पास आएगा y बाई मतलब 11.2 क्या होगा मोल, 11.2 मोल किसका आएगा H2O2 का। चलो तुमको जो चाहिए था वो मिल गया। क्या मिल गया तुमको, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तुमको क्या मिल गया, मोल मिल गया। बस यही तो निकालना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको बाकी सब चीज समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दोगे, मोल H2O2 का कितना आ गया y अपॉन 11.2 y अपॉन 11.2 मोल, यहाँ पर कितना लीटर 1 लीटर में। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो देखो वो अगर यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेक कर लो देखो ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर क्या होगा 1 मोल ऑफ, ठीक है ना 1 मोल क्या ऑफ मत लिखो 1 मोल O2 जब डिकम्पोज 1 मोल ऑफ O2 ऑब्टेन होगा आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल किसका होगा वो H2O2। तो अब सोचो इसमें क्या होगा, तुम यहाँ पर कितना आया था हुआ y अपॉन मतलब कि तुम्हारा ऑक्सीजन का NO2 का मोल कितना था हुआ y अपॉन 22.4 था, y अपॉन 22.4 था। तो यहाँ पर अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे y अपॉन 22.4 मोल से मोल ऑफ O2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 इंटू 20 y अपॉन, ठीक है ना, या 2 को उस साइड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा 2 मतलब y अपॉन में 22.4 y अपॉन में 22.4, ठीक है ना मोल, समझ में किसका आया मोल, सॉरी इतना मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 तो यहाँ पे है, मोल किसका आएगा H2O2। देखो इसको 2 से मल्टी करोगे तो 2 से इसको काटोगे तो कितना होगा 11.2 से कट जाएगा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा y बाई कितना आएगा y बाई 11.2 मोल किसका आएगा H2O2। यहाँ पे H2O2 है, सॉरी ये आ गया तुम्हारे पास मोल किसका आ गया H2O2 का आ गया। देखो अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए, इसको अब नोट कर लीजिए, मिटाते हैं ठीक है क्योंकि अभी और भी चलना आगे। अब देखो इसको मिटा दे। चलो चलो अब हमारे पास दो चीज हमारे पास आ गया। क्या क्या दो चीज आया, देखो यही दोनों चीज से हम लोग क्या करेंगे सारा चीज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो दोनों चीज क्या है हुआ, अब देखो हमारे पास क्या था मतलब कि V सॉल्यूशन, ठीक है ना V सॉल्यूशन किसका होगा H2O2 का, H2O2 का V सॉल्यूशन हमारे पास कितना आया था मतलब कि 1 लीटर हमने माना था, 1 लीटर माना था। चलो अब हमारे पास क्या आया था ना, उसके बाद क्या हमारे पास नंबर N ऑफ H2O2 मतलब मोल ऑफ H2O2 हमारे पास क्या था Y अपॉन, ठीक है ना y अपॉन में क्या था 11.2, y अपॉन में 11.2, यही दो कॉन्सेप्ट था। और y क्या है यहाँ पर y है बुआ, ठीक है ना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2। y क्या है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब सोचो सबसे पहले हम लोग अब मोलारिटी, ठीक है ना पहला नंबर पॉइंट में क्या था मोलारिटी, देखो जल्दी से निकालो रिलेशन निकालो। पहला नंबर हमारा क्या था मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है बुआ m इज इक्वल टू क्या होता है n सॉल्यूट बाय v सॉल्यूशन, ठीक है ना n सॉल्यूट बाय v सॉल्यूशन SOLUT सॉल्यूट बाय v सॉल्यूशन। और ये क्या होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। निकालोगे होगा तो अब देखो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो n सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, n सॉल्यूट तुमको दिया हुआ है y अपॉन मोल इसका दिया हुआ है, पुट करोगे तो y अपॉन में 11.2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1 लीटर, ठीक है ना। तो 1 लीटर ही होगा तो इसका यूनिट हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो तुम्हारे पास रिलेशन में क्या आ जाएगा हुआ एक्चुअली जो रिलेशन में जो आएगा तुम्हारे पास y बाई 11.2, ठीक है ना क्या आएगा y बाई 11.2। तो अगर तुमसे पूछा जाए मोलारिटी क्या होता है मोलारिटी तो क्या होगा y अपॉन 11.2। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला है, जब ये पेरोक्साइड का तुमको निकालना पड़ेगा। तो मोलारिटी निकल गया, समझ में आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दूसरा में हम लोग डेंसिटी देखोगे, दूसरा नंबर में हम लोग क्या देखते हैं डेंसिटी, ठीक है ना डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला याद रखोगे। अब देखो केवल तुम ऑक्सीजन का वॉल्यूम ले लो तो तुमको मोलारिटी निकलने आ गया, समझ में है ना कितना आसान है। अब चलो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डेंसिटी का रिलेशन हम किससे निकालेंगे नॉर्मलिटी से निकालेंगे, ठीक है ना।
तो अब देखो सॉरी डेंसिटी का रिलेशन, हाँ डेंसिटी का रिलेशन हम लोग क्या लिखते हैं, मोलारिटी से निकाल, नॉर्मलिटी से नहीं। चलो तो अब मोलारिटी को क्या लिखते हो, देखो मोलारिटी इज इक्वल टू लिखते हो n सॉल्यूट n बाई v सॉल्यूशन, और ये क्या लिखते हो, लीटर में लिखते हो। बोलो बात सही है कि नहीं। अब चलो यहाँ पे समझ में आ गया ना। चलो अब n सॉल्यूट, अब देखो बुआ यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, तो अब यहाँ पे आपको डेंसिटी निकालना है। तो अब n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो नॉर्मलिटी को तुम लिख सकते हो गिवन वेट ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, इनटू v सॉल्यूशन, क्या होगा v सॉल्यूशन, और ये क्या होगा लीटर में होगा। समझ में आया ना बुआ, v सॉल्यूशन क्या होगा तुम्हारा लीटर में हो जाएगा। अब देखो बुआ तो यहाँ पर डेंसिटी फिर क्या होगा, ग्राम पर लीटर, फिर पिछले वाला कॉन्सेप्ट। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आया इस वाले बंदे को तुम कुछ लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट अपॉन में वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का दोनों से लिख सकते हो। बोलो बात सही कि नहीं। अब चेक करो क्या हम इसके बदला में हम लिख सकते हैं, क्या इसके बदला में हम इतना लिख सकते हैं क्या, वो देखो इसके बदला में ये W बाई वी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे W बाई वी है, इसके बाद डेंसिटी लिख सकते हैं। तो अब मोलारिटी का जो रिलेशन तुम्हारे पास आ जाएगा एग्जैक्टली में, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा वो, इसके बदला D लिखो, तो ये दिस बाई दिस मतलब ये पूरा ऐसे एरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं D, तो 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू D डेंसिटी मिल गया D। तो अब यहाँ पर D की जब लिखोगे तो D को क्या लिख सकते हो, तो मोलारिटी हो गया, तो D को लिख सकते हो पूरा D इज इक्वल टू m मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। बोलो बात सही है कि नहीं, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हमको ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर क्या आया, D इंटू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया, अब D इज इक्वल टू मोलारिटी कितना दिया हुआ है, मोलारिटी अभी निकाले हैं y बाई 11.2, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O2 का, निकाल लेते हैं H2O2 का 2 ग्राम दिखाई दे रहा है बुआ, 2 ग्राम, ऑक्सीजन एक का 16 तो दूसरा कितना होगा 32 ग्राम, तो कितना होगा 34 ग्राम। क्या मल्टीप्लाई कर दोगे बुआ 34 से, कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे बुआ 34 से। तो ये जो फॉर्मूला जो तुम्हारे पे आया डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आया, और ये ग्राम पर लीटर में आएगा, ठीक है ना। दूसरा दो फॉर्मूला मिल गया आपको, एक फार्मूला ये मिला, दूसरा फार्मूला ये मिला। डेंसिटी का क्या होगा बुआ, देखो यहाँ पे क्या होगा मोलारिटी y अपॉन 22 y अपॉन 11.2, ठीक है ना। यहाँ पर डेंसिटी इक्वल y अपॉन यही वाला है, बट 34 मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, मिटाते हुआ नोट करिए जल्दी से, उसके बाद ओमिट करेंगे। चलो बुआ आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दो हमने डेरिवेशन देखा, अब तीसरा डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। देखो इसको याद रखा बुआ, अब जो चलो हम लिखते चलते हैं इधर पे साइड में। मोलारिटी इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू आएगा बुआ हमारे पास y बाई 11.2, ठीक है ना, कि इधर मिटा देते तो इधर लिखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा y बाई 11.2 इंटू 34। समझ में, दो फार्मूला हमने लिखा, एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये। अभी हमें पास तीन फार्मूला और डिराइव करना है, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। अच्छा है कॉन्सेप्ट, इस तो न्यूमेरिकल आएंगे बुआ, इसलिए इसे ध्यान से चलिए देखते हैं। अब देखो बुआ, अब यहाँ पर हो गया दो फार्मूला और तीन डेरिवेशन करेंगे, उसका एक में करेंगे, उसका लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग नॉर्मलिटी, ठीक है ना, नॉर्मलिटी। चलो नॉर्मलिटी तो और आसानी है। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी। चलो नॉर्मलिटी को हम क्या लिखते हैं, देखो सिंपल सा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर लिखते हो। बोलो बात सही की, m इंटू एन फैक्टर। चलो हम लोग लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है। चलो मोलारिटी का कॉन्सेप्ट पता है, एन फैक्टर निकालते हैं पहले, केवल एन फैक्टर निकालोगे तो मोलारिटी का तो वहां से आया हो, पुट कर दोगे मिल जाएगा। तो अब देखो H2O2, देखो H2O2। तो अब इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको x में ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन का देखो कोई प्लस या माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा H प्लस, तो कितना है 2, तो 2 प्लस आ जाएगा। समझ में आया ना हुआ, इतना H प्लस है। अब देखो ऑक्सीजन पे कितना होगा, 1 माइनस तो 2 है, तो 2 माइनस होगा, मतलब टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव कितना हो, 2 हो गया। तो एन फैक्टर यहाँ पर कितना होगा, एन फैक्टर जो आ गया तुम्हारे पास, एन फैक्टर जो आ गया वो तुम्हारे पास कितना होगा, वो 2 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 2O पे एक नेगेटिव था, ठीक है ना, क्योंकि पर ऑक्साइड होता है वो, देखो पर ऑक्साइड होता है इसलिए यहाँ पर पर ऑक्साइड का ये होता है। तो अब देखो यहाँ पर इतना आ गया, समझ में आया ना हुआ। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 आ गया, तो सिंपल सी बात, नॉर्मलिटी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है हुआ, मोलारिटी y बाई 11.2 इंटू 2, इतना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
इसको जब कट करोगे तो एक्चुअली में ये नॉर्मलिटी इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो y, इसको काटोगे तो कितना होगा 5.6 से कट जाएगा 5.6। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा y इज इक्वल टू 5.6। समझ में आया नॉर्मलिटी। अब देखो स्ट्रेंथ, नेक्स्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट में थर्ड नंबर में पढ़ने वाले, फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ अभी इसी लेक्चर में, ठीक है ना, इसी लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम लोग देखे थे हुआ S इज इक्वल टू क्या देखे थे, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट देखे थे, बोलो बात सही कि नहीं, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट देखे थे, समझ में आया। अब चलो नॉर्मलिटी यहाँ पे मिल गया, समझ में, नॉर्मलिटी तो ऊपर तुमको दिख रहा है, तो जब नॉर्मलिटी दिख रहा है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था वो है 34, यहाँ पर लिखे थे मॉलिक्यूलर वेट कितना है 34। तो अब सोचो बुआ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है बुआ 34, एन फैक्टर कितना है 2, मतलब 17 ग्राम आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, बोलो बात सही है कि नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी क्या होगा y बाई 55.6 इंटू में कितना लिखोगे 17, समझ में आया। और स्ट्रेंथ है तो ग्राम पर लीटर, तो कॉन्सेप्ट याद ही होगा। तो हमारे पास दोनों फॉर्मेट आ गया, ठीक है, किसका आ गया, ये दोनों आ गया। तो अब चेक करोगे बुआ, तो अब दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूला लिखेंगे तो दोनों फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारे पास डेंसिटी आ गया, डेंसिटी 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 आ गया, हाँ चलो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कितना आ गया था बुआ हमारे पास y बाई 5.6 ये आया था हमारा नॉर्मलिटी। उसके बाद हमारे पास आया था स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो आया था वो हमारे पास कितना आ गया y अपॉन में 5.6 इंटू 17। चलो यहाँ तक समझ में आया दोनों फॉर्मूला, तीनों चारों। एक फॉर्मूला और बच गया जिसके हम क्या कहते हैं बुआ परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं जल्दी से, उसके बाद खत्म हो जाएगा। वो पॉज करके पीछे ले जाके नोट कर लीजिएगा, सॉरी बोला भूल गए। चलो वो अब देखो हुआ यहाँ पर किसका करें, हाँ परसेंटेज कंपोजिशन ये हो गया। चलो 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 किसका करें, हाँ फिफ्थ नंबर में W बाई V परसेंटेज, ठीक है ना। वो अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। थोड़ा सा ब्रेन लगा, वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, क्या करोगे बुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट तुम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अब देखो बुआ वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अब यहाँ पर स्ट्रेंथ को, चाहे एक बार दिमाग लगाओ तुम लोग, फिर हुआ दिमाग लगा बुआ, थोड़ा सा ब्रेन करो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे वेट। तो अब देखो बुआ हमें स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो तुम्हारा ग्राम पर मतलब ग्राम पर लीटर था स्ट्रेंथ, मतलब जो भी था। तो स्ट्रेंथ तो तुम निकाले थे ना, और इसी को अगर हम देखो ये ml में, ये देखो इसको अगर हम लिखेंगे स्ट्रेंथ में हमारा क्या आया था, स्ट्रेंथ आया था वो y बाई 5.6 इंटू 17, ठीक है ना। और इसका जब यूनिट जब देखोगे तो ये ग्राम पर लीटर था, और इसको जब 100 से अगर मल्टीप्लाई कर, देखो ये तो क्या ग्राम पर लीटर है, तो मतलब तुमको वेट निकल गया पर लीटर। तो अब देखो लीटर या इतना ही ग्राम मिलेगा, समझ में आया। तो ग्राम पर लीटर है तो मतलब 1 लीटर। तुमको यहाँ वॉल्यूम में भी क्या चाहिए 100 ml चाहिए, वॉल्यूम में क्या था इसका फॉर्मूला जब पीछे देखोगे तो गिवन वेट अपॉन में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आया। तो अब सोचो 100 ml या ml ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में। तो अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू y बाई 5.6 इंटू 17, समझ में आया। ये इसको अगर ml में कन्वर्ट करोगे तो ml में, ये तो लीटर में नीचे ही रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इतना ग्राम बाई, चाहे इसको ऐसे लिखोगे y बाई 5.6 इंटू 17, ये ग्राम आ जाएगा पूरा, और यहाँ पर क्या होगा 1 लीटर और इंटू 100। तो अब देखोगे होगा यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 लीटर को y बाई 5, देखो इसमें क्या लिख सकते हैं सिंपल सी बात, 1 लीटर को तो ये जो 1 लीटर जो आया इसको तुम 1000 ml लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो तो अब ये ग्राम पर ml आ गया तुम्हारा, यही होता है ना इसका, ठीक है ना। चलो और ये जो होगा 10101010 खत्म हो गया, समझ में ना। तो अब सिंपल सी बात कहोगे तो इसमें क्या आएगा y बाई 5.6 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको ये वाला बंदा नीचे आ जाएगा, तो इंटू 17 अपॉन में 10, 17 अपॉन में क्या आएगा 10, यही हो जाएगा तुम्हें इतना परसेंट, समझ में आया। ये तुम्हारा स्ट्रेंथ हो गया, बन गया सारा चीज आपका। तो अभी स्ट्रेंथ कितना आ गया बुआ, स्ट्रेंथ आ गया तुम्हारे पास, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू y बाई 5.6 इंटू 17 अपॉन में 10, इतना परसेंटेज आ गया, ठीक है ना। चलो
अब ये तुम्हारे पास पांचों रिलेशन आ गए, ठीक है ना। ये पांचों रिलेशन को बढ़िया से लिखोगे, वो जो हमने ग्राफ बनाया था उसी के अकॉर्डिंग लिख लोगे, ठीक है ना। चलो इसको सॉरी 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 फिर मिटा दिए। एक मिनट यहाँ पे देखो क्या था वो, यहाँ पर नोट करोगे तो यहाँ पर क्या था, स्ट्रेंथ बता देते वो, यहाँ पर कितना होगा y बाई 5, यहाँ पर y बाई 5.6, y बाई 5.6 इंटू 17, और यहाँ पे ये ग्राम था, ये 1 लीटर था। अब यहाँ पे ये 1 लीटर के जगह पे हमने क्या किया था, 1 लीटर को हम 1000 ml में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू में 100, समझ में आया ना। तो ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो खत्म। चलो भाई इसको नोट करो पहले, स्ट्रेंथ में पांचों रिलेशन तुम्हारे पास आ गए, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन करेंगे और ये खत्म हो जाएगा उसका, देखो ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखिएगा फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है वो फाइंड द, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फाइंड द वॉल्यूम, एक क्वेश्चन है ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन इसमें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ of find the volume strength of 1.5 normality of H2O2 solution। चलो हुआ, इसमें तुमसे पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ केवल पूछ रहा है, मतलब तुमसे पूछ रहा है केवल वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब तुमसे पूछा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका बता दे, जो y जो है ना वही है ना तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है। चलो तो इसको नोट कर लिया हो जाएगा, इसको मिटा दे। देखो सबसे पहले देखो ये नॉर्मलिटी दिया हुआ है ना, तो देखो नॉर्मलिटी वाला क्वेश्चन कहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मलिटी, समझ में ना। तो नॉर्मलिटी वाला लिखो पहले, तो नॉर्मलिटी का इक्वेशन क्या लिखोगे, y ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, वो y अपॉन में 5.6, यही है ना। तो अब देखो ये तो y तुम्हारा क्या होगा, ये लीटर में आएगा, पता होगा ये सब चीज। चलो अब देखो नॉर्मलिटी कितना, 1.5, तो 1.5 यहाँ पे पुट करो, 1.5 और y अपॉन में 5.6, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1.5 इंटू में 5.6। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.5 इंटू 5.6, 1.5 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई करोगे तो 8.40 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चलिए 8.40 और ये लीटर, तुम्हारे पास y स्ट्रेंथ कितना आ गया 8.40 इतना, तो यही है तुम्हारा आंसर 8.40 लीटर। मतलब इसका मतलब 8.40 पर लीटर इन वन, मतलब अगर इसका मतलब ये हुआ अगर मतलब 1 यूनिट लोगे तो इतना इसमें लीटर में वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो ये तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है वो आपका समाप्त, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पर ये पांचों पे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो तो जब y इतना आ गया तो अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा होमवर्क में ये रहेगा, ठीक है ना। जब y तुमको ये ऑक्सीजन का तुमको जब वॉल्यूम पता है तो तुम इसमें क्या निकाल सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर तुम क्या कर लोगे, एक क्वेश्चन मेरे लिए बना लो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बना लोगे, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो 1.5 नॉर्मलिटी तुमको H2O2 दिया हुआ है, ठीक है ना, वो समझ में ना, ऑफ द हाइड्रोजन सॉल्यूशन। तो अब बताना है मोलारिटी, बताना है उस सॉल्यूशन का मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है ना, स्ट्रेंथ, और फिर स्ट्रेंथ और वो यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं होगा, W बाई V परसेंटेज होगा, एक चीज यहाँ पर नोट करें। फिर क्या होगा W बाई V परसेंटेज, 1 2 3, और फिर डेंसिटी। ये पांचों चीज कैलकुलेट करके आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में और कॉपी में नोटबुक में ये क्वेश्चन करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क हो गया। दैट्स ऑल टुडे, आज के लिए इतना ही हुआ। जहां भी नहीं समझ में आपको कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट के नीचे में आप बताइए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर से, ठीक है ना। तो चलिए ये हुआ आपका पूरा, मतलब कि जितने फॉर्मूले चाहिए वो आपको फॉर्मूले मिल गया। इन फॉर्मूलों को क्या करोगे, वो जो पहला बॉक्स बनाया है ना, वो 5 वो ऐसे एक था, फिर 5 उस 5 के बॉक्स में ही नहीं सब को लिख लोगे नीचे में। इस लेक्चर के जैसे जैसे ये खत्म हुआ ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन के पहले वो ऐसा बॉक्स बना लोगे और ये 5 लिख लोगे, तब तुमको याद करने में आसान होगा, एक बार में तुमको याद हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।